संदर्भ में इस पर विचार किया था तो हम लोगों ने इस बात को महसूस किया कि प्रदेश के 4 आर्थिक जोन पूर्वांचल, पश्चिमांचल, मध्य और बुंदेलखंड को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आर्थिक विषमता कहीं न कहीं स्पष्ट दिखाई देती है और इसीलिए 2 विकास बोर्ड हम लोगों ने प्रदेश के अंदर विशेष रूप से गठित किए। एक पूर्वांचल विकास बोर्ड और दूसरा बुंदेलखंड विकास बोर्ड। मेरा सदैव से इस बात को मानना रहा है कि बुद्ध अचानक इस क्षेत्र में पैदा नहीं हुई, कोई बात तो जरूर रही होगी। हमने बुद्ध का नाम भी लिया, खूब जपा, खूब माना, खूब श्रद्धा का भाव भी रखा, लेकिन उनकी प्रेरणा से कभी प्रेरित नहीं हो पाए। अपदीपो भव का जो भाव है वह पूर्वांचल के लिए भी और बुंदेलखंड के लिए भी अक्सर सा सही बैठता है। उस क्षेत्र के हर एक तबके के व्यक्ति को आगे आकर के वहां के विकास में सहभागी बनना पड़ेगा और मैं बराबर इस बात को मानता हूं। पूरी दुनिया के अंदर आप चले जाइए, उनकी अपनी अपनी चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों से उभरने के लिए उन लोगों ने अपने मार्ग भी उसी प्रकार से निकाले हैं। प्रकृति की कृपा कहीं पर कम हुई है, कहीं ज्यादा हुई है, लेकिन पूर्वांचल इस देश से बहुत समृद्धशाली है। हम इस बात को मान सकते हैं कि दुनिया के प्रथम मानव की सृष्टि भूमि है पूर्वी उत्तर प्रदेश। महाराज मनु को अपनी राजधानी अयोध्या को वैसे ही उन्होंने नहीं बनाया। काशी दुनिया की सबसे प्राचीन नगरियों में गिनी जाती है। प्रयागराज दुनिया के प्राचीनतम नगरों में से एक है। यानी सभ्यता की सबसे प्राचीनतम भूमि होने के बावजूद हम अपने को पिछड़े कहते रहे, हम अपने को गरीब कहते रहे। दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि हमारे पास, सबसे अच्छा जल संसाधन, मीठा जल। मैंने पूर्वी उत्तर प्रदेश के हर जनपद का दौरा किया है और पिछले 25-30 वर्षों से लगातार मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के हर एक जनपद में गया हूं। मुझे कहीं भी जल की कमी नजर नहीं आई और कहीं भी खारा जल नहीं दिखाई दिया। प्रचुर मात्रा में मीठे जल की उपलब्धता, भूमि इतनी उर्वरा, वास्तव में वह मानवीय सभ्यता की भूमि अचानक नहीं बनी। उसके पीछे कारण थे, प्रकृति और परमात्मा की कृपा उसके पीछे का एक प्रमुख कारणों में से था। मानवीय सभ्यता के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण कारक थे उनमें से ये चीजें वहां पर स्वतःस्फूर्त भाव के साथ उपलब्ध थी और उसका लाभ सृष्टि की प्रक्रिया ने मानवीय सभ्यता को आगे बढ़ाने की दिशा में इस रूप में आगे बढ़ाया। लेकिन जहां पर प्रकृति और परमात्मा की ज्यादा कृपा बरसती है वहां पर कहीं ना कहीं लोग भी उसके प्रति बहुत फिर उदार भाव के साथ उस कृपा को ईश्वरीय कृपा मान करके ये मान लेते हैं कि अब हमें अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है और वहीं पर हम प्रतिस्पर्धा से पीछे हट जाते हैं। कोई भी समुदाय हो, कोई व्यक्ति हो या समुदाय, अगर उसके सामने चुनौती न हो तो उसकी प्रगति के मार्ग बाधित हो जाते हैं। अगर कोई विरोधी हमारे पक्ष में कुछ, हमारे विरोध में कुछ बोलता है तो ये मान के चलिए कि आप कुछ कर रहे हैं। और अगर आपके पास कार्य करने के अवसर चुनौती के रूप में न हो
तो कहीं ना कहीं अगर स्वतःस्फूर्त भाव से कार्य करने की प्रेरणा न हो तो हमारी प्रगति बाधित हो जाती है। हमें सोचना होगा। पिछले 3 दिनों से जो मंथन चला है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में, ये मंथन वास्तव में उन सभी मुद्दों को लेकर के चला है, लेकिन हमें स्थानीय स्तर पर, जो मेरा पहला भी कहना रहा है, इन समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर होगा। स्थानीय संस्थाओं को इसके साथ जोड़ करके करना होगा। हमारी अकादमिक संस्थाओं को स्थानीय सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक परिस्थितियों को जानकर के उसके अनुरूप कार्यक्रम तय करने पड़ेंगे और वे व्यापक संभावनाएं उस क्षेत्र में हैं। प्रति व्यक्ति आय में जो संभावनाएं वहां पर हैं, इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। खेती के विविधीकरण के बारे में जो चर्चाएं हुई हैं, हर जनपद में हम लोगों ने 1 या 2 कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किए हैं। कृषि विज्ञान केंद्रों को कृषि विश्वविद्यालयों के साथ जोड़ा है। हर विकास खंड में कृषि उत्पादक, किसान उत्पादक संगठन स्थापित करके कैसे हम खेती को विविधीकरण के साथ जोड़ करके फिर वहां पर लागत, खेती की लागत को कम करके उत्पादन बढ़ा करके इसे मार्केट तक पहुंचाने और उसके निर्यात की संभावनाओं को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए प्रदेश सरकार ने स्वयं भी एग्री एक्सपोर्ट की अपनी पॉलिसी को ला करके एक व्यापक संभावना आगे के लिए तैयार की है। हमें इसके लिए तैयार होना होगा और मुझे लगता है कि हमें विकास की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ करके न केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि उत्तर प्रदेश के लिए और देश के लिए एक नया संबल बनने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। सर्विस सेक्टर में जितनी अपार संभावनाएं वहां पर हैं, मैंने पहले दिन भी कहा था कि यहां पे हर प्रकार के टूरिज्म के लिए अपार संभावनाएं मौजूद हैं। आप देखेंगे कि इस सेक्टर में जो अपार संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं में हमारे पास स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए जो फुटफॉल है, आपने प्रयागराज कुंभ में देखा होगा, अयोध्या में जिस प्रकार की संभावनाएं बन रही हैं, देश के सर्वाधिक बौद्ध तीर्थ स्थल उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में 6 प्रमुख तीर्थ स्थल हैं, उनमें से 5 पूर्वी उत्तर प्रदेश में। यानी पूरी दुनिया के बौद्ध पर्यटकों को और श्रद्धालुजनों को आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में आकर्षित कर सकते हैं, उन्हें रह सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें वहां पर ट्रेन गाइड तैयार करने पड़ेंगे, उस प्रकार के रेस्टोरेंट और होटल की चेन खड़ी करनी पड़ेगी। ओला और उबर की तर्ज पर टैक्सी सेवाओं को भी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था को भी स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। और ये छोटे छोटे कार्य हैं जो जनपद स्तर पर, स्थानीय स्तर पर ट्रैवलिंग एजेंसियों को प्रमोट करके, उनके साथ संवाद बना करके आगे बढ़ाना पड़ेगा। याद करिए 2017 के पहले गोरखपुर में 1 फ्लाइट आती थी, वो भी कभी कभी आती थी। आज 9 फ्लाइट आ रही है और ये सभी भर करके आती हैं। गोरखपुर से दिल्ली के लिए 3 फ्लाइट हैं, कोलकाता के लिए है, मुंबई के लिए है, बेंगलोर के लिए है, हैदराबाद के लिए भी है, प्रयागराज के लिए भी है, लखनऊ के लिए भी है, और लगातार डिमांड पे डिमांड हो रही है। कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम लेकर के आ रहे हैं, अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बनने जा रहा है, श्रावस्ती सोनभद्र में नए एयरपोर्ट दे रहे हैं, आजमगढ़ में नया एयरपोर्ट दे रहे हैं, वाराणसी में पहले से इंटरनेशनल एयरपोर्ट कार्य कर रहा है, प्रयागराज में एयरपोर्ट हमारा फंक्शनल हो चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो अन्य संभावनाएं वहां पर है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे केवल एक्सप्रेसवे नहीं है, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की बैकबोन बनने जा रही है। हमने हर जनपद में न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बल्कि वहां पर औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने के लिए भी, उन संभावनाओं के लिए वहां पर एक व्यापक कार्य योजना को आगे बढ़ाने के लिए तैयार किया है। गोरखपुर लिंकवे उसी के साथ जुड़ा हुआ है। ये आजमगढ़, अम्बेडकर नगर और गोरखपुर जनपद को जोड़ेगा, जहां पर ये ढेर सारी संभावनाएं विकास के क्रम को आगे बढ़ाएगी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को अगर वहीं रोजगार मिलेगा तो उसकी ऊर्जा और उसकी जो प्रतिभा है उसका लाभ वहां के क्षेत्र के साथ साथ प्रदेश को प्राप्त होगा। हमारी जो सबसे बड़ी त्रासदी रही है वो ये रही है कि हम सरकार से हमारी संस्थाएं सहयोग तो चाहती हैं, लेकिन शासन की नीतियों को पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं बना पाती है। और ये पाठ्यक्रम का हिस्सा न भी हो तो भी हमें इस बात को देखना होगा कि शासन कोई भी घोषणा करता है, कोई भी कार्यक्रम लागू करता है, हमें या हमारे यूथ को उसकी कोई जानकारी नहीं होती। मैंने पहले दिन भी बताया था कि मैंने एक दिन प्रदेश के एक टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए कुछ बच्चों को अपने पास बुलाया था। मैंने उन नौजवानों से पूछा, मैंने कहा डिग्री लेने के बाद क्या करना चाहते हैं? तो उसमें से 22 में से 18 ने इस बात को मुझे कहा कि हम स्टार्टअप अपना स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास पूंजी नहीं है। 4 ने कहा कि साहब हमें नौकरी जहां मिलेगी हम वहां कार्य करेंगे, लेकिन 18 ऐसे थे जिन्होंने कहा स्वयं अपना स्टार्टअप हम प्रारंभ करना चाहते हैं। मैंने उनसे पूछा कितनी पूंजी की आवश्यकता है और स्टार्टअप भी किस में? एक ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में कहा था, कुछ छात्रों ने ड्रेनेज वाटर और सीवर वाटर के क्षेत्र में कार्य करने में इच्छा दिखाई थी, उसने इलेक्ट्रिक व्हीकल में अपनी रुचि को व्यक्त किया था। अलग अलग उसमें तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में आप जानते हैं? उनमें से एक भी छात्र नहीं जानता था। मैंने उनसे पूछा क्या उत्तर प्रदेश के अंदर ओडीओपी की योजना के बारे में आप जान रहे हैं? उनमें से एक भी व्यक्ति नहीं जानता था। मैंने कहा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, उनको जानकारी नहीं थी। मैंने कहा प्रधानमंत्री स्टार्टअप की योजना, उनको जानकारी नहीं थी। मैंने कहा प्रधानमंत्री स्टैंड अप योजना, उनको जानकारी नहीं थी। मैंने कहा मेक इन इंडिया योजना के बारे में उनको जानकारी नहीं थी। कैसे उम्मीद करते हैं हमारा युवा अपना स्वयं का स्टार्टअप स्थापित कर सके और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सके? हमें संकोच नहीं करना होगा। शासन की नीतियों के बारे में हमारे हर एक संस्थान में, वो विश्वविद्यालय हो, महाविद्यालय हो, जैसे अभी अब तक हम लोगों ने अपने सभी संस्थानों को केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक ही सीमित करके रखा हुआ था। हम उसे व्यावहारिक ज्ञान तक नहीं जोड़ पाए थे। क्रियान्वयन का पक्ष हमारा बहुत कमजोर है। और आज के इस सेमिनार में हमारे साथ जुड़ रहे हैं अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रोफेसर डीपी सिंह जी ने, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इस दिशा में पूरे देश के अंदर व्यापक परिवर्तन का आधार बनने जा रही है भारत की शिक्षा की व्यवस्था के बारे में। और मैं चाहूंगा हर विश्वविद्यालय, हर महाविद्यालय, हर एक शैक्षणिक संस्थान, तकनीकी संस्थान या फिर चिकित्सा स्वास्थ्य से जुड़े हुए संस्थान अपने अपने यहां इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के एक कमेटी गठित करके उसके अध्ययन और फिर इसके क्रियान्वयन के पक्ष को लेकर के अभी से अपनी कार्य योजना तैयार करें।
तो जब आप इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को क्रियान्वयन के पक्ष की तरफ अपने अपने संस्थानों पर भी केवल सरकार पर निर्भर होकर के नहीं बल्कि अपने स्तर पर कार्य करना प्रारंभ करेंगे, तो शासन की योजनाओं के साथ भी जुड़ने का एक अवसर आपको प्राप्त होगा। शासन की योजनाओं को कैसे आप प्रभावी ढंग से अपने यहां लागू करके अपने यहां के छात्र छात्राओं को इसके साथ जोड़ पाएंगे, बहुत बड़ा कार्य हो पाएगा, बहुत बड़ी चीजों को आप आगे बढ़ा सकते हैं। ये कार्यक्रम हमें उसके व्यवहारिक पक्ष को सामने ला करके करना पड़ेगा। अगर ये सभी योजनाओं के बारे में छात्र छात्राओं को जानकारी हो तो उसे दर दर की ठोकर खाने या अपने आगे के भविष्य के बारे में चिंतित होने की बजाय उसके मन में अपने स्वयं के जिस समय वह अपना सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री का कोर्स पूरा कर रहा है, उस दौरान ही जब वह अपने फाइनल ईयर में अपने प्रोजेक्ट पर कार्य करेगा तो उस प्रोजेक्ट के दौरान उसके मन में भाव जरूर होगा कि मैं इसके बाद मुझे इस प्रोजेक्ट के माध्यम से अपने इस कार्य को आगे बढ़ाना है। और वहीं से प्रारंभ होता है फिर आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने की वह शुभ योजना जिसके बारे में देश के प्रधानमंत्री जी बार बार पूरे देश का आह्वान कर रहे हैं। ओडीओपी की उत्तर प्रदेश शासन की योजना इसी बात को लेकर के, जब हमने गोरखपुर से टेराकोटा को ओडीओपी में लिया तो मुझे गोरखपुर के बहुत सारे लोगों ने कहा कि आखिर गोरखपुर के साथ टेराकोटा को क्यों जोड़ा है। मैंने कहा चिंता मत करो, पहले देखते रहो। उन्होंने कहा टेराकोटा हम जानते भी नहीं। मैंने कहा इसकी जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने आज तक उसकी उपेक्षा की है, इस समय जान के करेंगे भी क्या। मैंने कहा टेराकोटा गोरखपुर के एक गांव, जो गोरखपुर शहर से मुश्किल से 10 किलोमीटर की दूरी पर औरंगाबाद गांव है, वहां से प्रारंभ हुआ है। वहां के कारीगरों ने परंपरा से इस हस्तशिल्प के प्रति रुचि दिखाई और संयोग से वह मेरे संसदीय क्षेत्र का एक गांव था। मैं एक बार घर से जा रहा था, मैं उस गांव में रुका था। मैंने लोगों से पूछा क्या करते हैं। उन्होंने कहा साहब हम ये बर्तन बनाते हैं, हमारे ये मिट्टी के हम इस प्रकार की कलाकृतियां तैयार करते हैं। वे गुलरिया बाजार में या अन्य जगहों पर अपने कलाकृतियों को लेकर बैठते थे और उसके बाद का दृश्य सबके सामने है। आप जान के आश्चर्य होंगे, इस बार गोरखपुर का वही हस्तशिल्पी कारीगर केवल 3 दिन की हमारी एक एग्जीबिशन दीपावली के पहले लगी थी और गोरखपुर का अकेले एक कारीगर 8 लाख की बिक्री करता है अपने इन उस कारीगरी और हस्तशिल्प के माध्यम से लखनऊ में। इतनी बिक्री उसको वहां पर होती है। मुझे याद है जब दीपोत्सव का पहला कार्यक्रम हमें अयोध्या में करना था तो मैंने अपने अधिकारियों से कहा था, मैंने कहा 51,000 दीप चलेंगे। सबको पसीने छोड़ रहे थे, 51,000 दीप कहां से आएंगे। मैंने कहा अयोध्या प्रयास करिए। मैंने कहा कोई प्लास्टिक का नहीं होगा और कोई रेडीमेड नहीं होगा, मिट्टी के दीप होंगे, बाकायदा रुई पड़ेगी, तेल पड़ेगा और फिर इसको जलाया जाएगा। अयोध्या में 51,000 दीपक नहीं मिले, हमें पूरे प्रदेश से इकट्ठे करने पड़े थे। तब हमारा दीपोत्सव का पहला कार्यक्रम 2017 में दीपावली के दिन प्रारंभ हो पाया था। और इस वर्ष आपने देखा होगा अयोध्या में 7 लाख से अधिक दीप चले थे और ये सभी अयोध्या में बने हुए मिट्टी के दीपक थे। मिट्टी के अलावा बहुत सारी जगह एक नई प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई कि गाय के गोबर से भी हम दीपक बनाएंगे। एक अच्छी शुरुआत है। हम दीपक के लिए और दीपावली के दिन लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति के लिए चीन पर निर्भर हो गए थे। हमारे यहां सब कुछ मौजूद है, हमारे पास कारीगर मौजूद है, हमारे पास रॉ मटेरियल मौजूद है, हमारे पास सब कुछ मौजूद है, लेकिन हमने चीन पर निर्भरता आसान कर दी। कोरोना के कारण चीन से मटेरियल नहीं आया, लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस बार
हर घर में मिट्टी के दीपक जले दीपावली के दिन, हर घर में गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति मिट्टी की मिली, जो उत्तर प्रदेश के ही माटी कला बोर्ड से जुड़े हुए कारीगरों ने और गांव-गांव में जो कुम्हार हैं इन लोगों ने स्वयं बनाई थी। ये है भारत की आत्मनिर्भरता का आधार। और ये हरेक जनपद के लिए इस प्रकार की एक नई उत्पाद दी गई। मैं उस दिन कह रहा था ना, क्या कन्नौज में इत्र है, सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल है, मुजफ्फरनगर में गुड़ है, तो प्रतापगढ़ में आंवला भी है, कौशाम्बी में अमरूद भी है, कुशीनगर में केला भी है। इसको प्रमोट करना, इसको मार्केट तक पहुंचाना, इसको हाईलाइट करना, यह हमारा दायित्व है। यह स्थानीय उत्पाद है, परंपरागत उत्पाद, रोजगार की व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ाएगा। उन संभावनाओं को तलाशना, उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना, ये बहुत सारी संभावनाएं हैं। और हमें जब भी इसमें स्थानीय स्तर पर हम इसके बारे में कार्य करना प्रारंभ करेंगे, बहुत कुछ इसके माध्यम से जानने और सीखने का अवसर हमें प्राप्त होगा। मुझे लगता है जितना आपके मंथन 3 दिनों में इस गोष्ठी के माध्यम से हुआ है, और जो बातें मैं भी प्रमुख सचिव नियोजन के मुंह से सुन रहा था कि इन मुद्दों पर ये सिफारिशें हुई हैं, इससे जुड़ी हुई सभी योजनाएं पहले से केंद्र और प्रदेश सरकार की हैं। संबंधित विभागों के साथ एक बार बैठने का कार्यक्रम आप लोगों का जब बनेगा तो स्वाभाविक रूप से आप देखेंगे इसके लिए पहले से शासन की योजनाएं हैं, और इन योजनाओं को अगर हम इसके साथ जोड़ देंगे, अतिरिक्त बजट की कोई भी समस्या नहीं होगी।